हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर्स में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक स्मॉल स्टॉक के बारे में। बैंकिंग स्टॉक है। नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक काफी ज्यादा फोकस में रहा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से। और साथ ही साथ में काफी कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स के बारे में बात करने के बाद ये स्टॉक मुझे आज मिला, जिसके बारे में हम लोग एक बात करने वाले हैं। स्ट्रांग है, मजबूत है, बट नंबर्स क्या बोलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसको सजेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ निगेटिव कर रहे हैं। लेकिन नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। बैंकिंग नंबर्स थोड़े अलग रहते हैं कंपैरेटिवली दी अदर स्टॉक्स। तो इनको समझना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसको समझेंगे। पहले बैंक बता दूं, बैंक सिंपली अदर बैंक जैसे ही काम करता है। लेकिन एक बैंक मोस्टली टायर टू सिटीज में ज्यादा एक्टिव है। जैसे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जो गांव के साइड में काम करते हैं, वैसे टाइप का बैंक है। टायर टू सिटीज में काम कर रहा है, स्मॉल फाइनेंस है। अब उसके नंबर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर आगे और बातें करेंगे इसके ऊपर हम लोग। 10,500 करोड़ का बैंक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। और करंट प्राइस इसका 54 चल रहा है। पी जो है वो 8.5 का है। ये बहुत बढ़िया है पी। मुझे ना ये लेवल पे बहुत बढ़िया लगता है जब 8 8.5 के आसपास का पी आता है। तो एक स्ट्रॉन्ग पी जैसा ये काम करता है जी। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरी बात करें तो आप देखिए बुक वैल्यू 20.5 है। डिविडेंड एक 2.5% के आसपास का देता है। आरओसी है 10.6 का। आरओई इसका 33 है। फेस वैल्यू 10 से, यानी यहाँ पे स्प्लिट का चांसेस है। ईपीएस इस बैंक का बहुत ही स्ट्रांग है, ₹7 ईपीएस है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस लेवल का कैपिटल लेकर ये ईपीएस देना एक बहुत ही अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 7.8 है। पी जो है इंडस्ट्री का वो 11 है। अब देखिए 11 है और 8 का पी यहाँ पर चल रहा है। तो ये भी एक बढ़िया है कि पी कहीं ना कहीं ज्यादा डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है दोनों में। 8.14 से 11.8 तक का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसका रिटर्न है 3 साल से 7.64। ये थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ पर डेट की बात करें तो आप देख सकते हो 29,000 का डेट है और कंपनी का कैपिटल है 10,500 रुपीज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि इतना डेट होने के बाद भी अगर आप कोई भी बैंक देखोगे कि एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, कोई भी बैंक, उसका बैंकिंग का डेट जो है हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज में ये होता है कि बैंक पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। अगर बैंक पैसा कमा रहा है तो ये डेट जो है वो बैंक के लिए मैनेजेबल हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.63 है। क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट इसका 11.4। शेष जो है वो 14% है। और प्रोमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हो सबसे ज्यादा 73.7% का इसका होल्डिंग है। प्रोमोटर बैंक को लेके जब भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है ग्रोथ को लेकर के, तो उसका होल्डिंग जो है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा होता है। और जब भी कोई प्रोमोटर है वो उसको भागना होता है, पैसा निकालना होता है, पैसा नहीं होता है, इधर इसका स्टॉक प्लेज होता है ज्यादा से ज्यादा, या तो फिर इसका होल्डिंग बहुत कम होता है। कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें प्रोमोटर का होल्डिंग 0.20% है और बाकी जो है 99.80% जो है वो रिटेलर के पास है। तो इसमें यहां नहीं है, प्रमोटर एक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर होल्डिंग लेकर के बैठा हुआ है। साथ ही साथ में कोई प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ 15% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 46% है पिछले 3 साल से। और रिटर्न इसने 12% का दे रखा है। अब इसमें जब बैंक की बात आती है ना दोस्तों, तो कुछ और भी चीजें जानना जरूरी होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके बिजनेस की, तो इसका जो टोटल ग्रॉस अमाउंट है वो है 24,000 करोड़, जो मार्च का 23 का निकल करके आ रहा है, जो पिछले साल 18,000 करोड़ था। यानी ये लगभग 6,000 करोड़ का इस बार एडिशनल बिजनेस किया। बिजनेस में ग्रोथ है 6,000 करोड़ का, जिसमें लोन 60% का शेयर करते हैं, हाउसिंग का 14% है, इंडिविजुअल माइक्रो लोन 13% है, एमएससी 7% है, लैंडिंग 5% है और अदर्स का 2% है। तो ये ओवरऑल पैसा कहां से कमाती है कंपनी, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। कंपनी का लोन सेगमेंट में कब से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है और हाउसिंग सेगमेंट में जो है वो 14% का बिजनेस आता है। अब यहां पर कंपनी का ये कहना है कि आने वाले समय में 2024 तक ओवरऑल सेगमेंट में कंपनी कम से कम 25% का जो है वो ग्रोथ ला सकती है।
ये बैंक जो है, तो 25% का ग्रोथ एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा कोई भी बैंक के लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो टोटल डिसबर्स जो किया था बैंक ने वो 42% से बढ़ा है, यानी लगभग 20,000 करोड़ हो चुका है। सबसे बड़ी बात कोई भी बैंक के लिए होती है उसका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो जो 2.6% है, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मार्च के लिए, जो 22 में था लगभग 7%, तो एनपीए 7% से 2.5% हो चुका है। नेट एनपीए जो है वो 0.6% से लेके 0.04% हो चुका है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। रिस्क जो है वो 3.8% हो चुका है 4.9% से। तो नंबर्स काफी बढ़िया है, मुझे नंबर्स काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं बैंक के। और भी थोड़ा नीचे चलेंगे, डिपॉजिट्स के बारे में हम लोग बात करें तो देखिएगा इनके पास जो इंडिविजुअल डिपॉजिट्स है वो 55% है, बैंक 22%, कॉर्पोरेट जो आता है 14%, गवर्नमेंट का 4% और ट्रस्ट का 4%। तो इंडिविजुअल लेवल पे बैंक थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर बैंक यहाँ पे बैंक्स और कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट या ट्रस्ट इन लोगों पे ज्यादा फोकस करे तो बैंक के पास जो पैसा आएगा वो बड़ा और मोटा अमाउंट आएगा, जिससे बैंक के पास रूलिंग के लिए और अदर चीजों के लिए काफी ज्यादा पैसा होगा। अब थोड़ा इस नंबर पे वापस आ जाते हैं। देखिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई काफी ज्यादा बैंक इससे कंपटीशन में है, तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है सबसे कम प्राइस है, सबसे कम पी है। लेकिन अगर लोग बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका सबसे अच्छा है, और क्वार्टर के नंबर्स भी आप देखोगे तो एक बेटर नंबर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। अब थोड़ा नीचे आएंगे, रेवेन्यू लगभग 1400 करोड़ का, एक्सपेंस 600 करोड़, इंटरेस्ट 600 करोड़ और एक्सपेंस 600 करोड़, तो लगभग 250 करोड़ का एक फाइनेंस प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। सब काटने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बन जाता है वो 436 करोड़। जहां पे अदर इनकम दिखाई दे रही है, जो आप नंबर सोचे कि यहां से बढ़ा, तो ये अदर इनकम है जो लगभग 200 करोड़ है। तो 436 करोड़ के बाद 25% का टैक्स कटा तो 328 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे बनता है हमारा 1.68 रुपीज का ईपीएस, यानी हर ईपीएस के हर शेयर के ऊपर हमें लगभग 2.25 मिल रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं दिखाना चाहता हूं एमडीए के बारे में, देखिए ग्रॉस एमपीए है कि नेट एमपीए है। यहां से अगर आप फोकस करो तो कंटिन्यूस आपको जो एनपीए है वो गिरता हुआ दिखाई देगा। 1180, फिर 9, फिर 7, 6, 5, 3, 2, 288, 262 और 235। वही ग्रॉस एमपीए भी आपको काफी अच्छा गिरावट में दिखाई देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि बैंक के ग्रॉस एमपीए और नेट एमपीए कंट्रोल में और कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे भी और आकर के बात करें तो पीएनएल आपको दिखाई देगा रेवेन्यू के साथ में। रेवेन्यू कंटिन्यूसली इनका बढ़ रहा है, जो आप अभी देख रहे हो लगभग 5,000 करोड़ हो चुका है। इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस काटने के बाद 1,000 करोड़ का इनका ईयरली बच जाता है। उसमें से अदर इनकम आप ऐड कर लो तो ये अदर इनकम भी आ जाती है, तो ये लगभग 1,500 करोड़ का इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ। नेट प्रॉफिट टैक्सेशन के बाद हमारा बन जाता है 1,254 रुपया, तो 6.5 रुपए का ईपीएस हमें निकल करके आ रहा है। पिछले 2 साल से एक अच्छा ईपीएस हमें देखने को मिला है। सेल्स की बात करें तो टीटीएम हमारा ट्रेलिंग 12 डेज में 44% निकल करके आ रहा है। यहां पर सेल्स का ग्रोथ जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ वो निकल करके आ रहा है 113%, एक ईयर का 86%। लेकिन 3 साल की बात करें तो 15, 40 और 13 ये नॉर्मल नंबर्स है जो आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक के पास एनपीए नहीं है, बैंक के पास अच्छा पैसा है, बैंक का रोलिंग अच्छा हो रहा है, बैंक अच्छा लोन दे रही है, बैंक अच्छे पैसे जमा कर रही है। बैंक के पास ऐसा कोई पॉइंट अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है जो बैंक को हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट है। हालांकि थोड़े शेयर्स वैल्यू में ऊपर नीचे चीज होनी चाहिए, जो यहाँ पर हो नहीं रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक जो है वो 45-50 के रेंज में काफी 45 टू 55 के रेंज में काफी ज्यादा ट्रेड कर चुका है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 1,000 करोड़ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2,000 करोड़ माइनस में है, वो क्यों है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहां पर देखिएगा हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स परचेस की थी जिसका हमें पैसा देना पड़ा है, कुछ फिक्स एसेट परचेस की थी उसका पैसा देना पड़ा है, और कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स की थी उसका पैसा देना पड़ा है। तो ये कोई लोन वोन का पैसा है नहीं, तो लोन का टेंशन है नहीं। फाइनेंस भी हम लोग देखे थे, कुछ शेयर्स बेचे थे उससे 500 करोड़ आए थे, और कुछ उधारी ली थी 900 करोड़ का, तो उसका ये पैसा है। तो ओवरऑल
नेट कैश फ्लो हमारे पास 150 करोड़ का है। ये वो चीज है जो थोड़ी अगर बढ़ जाती है नेट कैश फ्लो, जैसे यहाँ पे 600 है, 500 है, तो ये अगर थोड़ी यहाँ बढ़ जाती है नेट कैश फ्लो, तो ये बैंक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी बैंक का ग्रोथ करने के लिए। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग है, ये लगभग यहां तक स्टेबल रहा, फिर ये कुछ गिरा, मेरे ख्याल से कुछ 10% गिरा और वो वापिस से स्टेबल है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा था, उसके बाद में ये कम होते गया, फिर रेगुलरली बढ़ते गया। डीआई का सेम है, बढ़ा गिरा फिर गिरा, अभी फिर ये वहां पे बढ़ा है, फिर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और रिटेलर का इन्वेस्टमेंट जो कम था तो बढ़ते 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 ये 20 तक पहुंच गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आप शेयर्स को समझे, यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोगों का होना जरूरी है, प्रमोटर का ज्यादा होल्डिंग होना जरूरी है, कंपनी का प्रॉफिट बनाना जरूरी है, कंपनी का अच्छा ईपीएस देना जरूरी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा होना चाहिए और ग्रोथ भी कंपनी अच्छा दिखानी चाहिए। और वो सारी चीजें फिलहाल मुझे उज्जैन बैंक में दिखाई दे रही है। यहां पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप सोच करके ले, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना एसआईपी भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो छोटी छोटी अमाउंट में एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हो अपने खुद के मन से। एवरी मंथ आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर के 5-7 शेयर सिलेक्ट करके उनके थोड़े थोड़े शेयर्स अगर आप एसआईपी थ्रू बॉट करते रहोगे, खरीदते रहोगे, तो एक समय में भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। आप 54 रुपए का शेयर है दोस्तों, तो अगर आप 500 भी रुपए डाल रहे हो तो 10-10 शेयर आप एवरी मंथ इसके खरीद सकते हो। जैसे स्टॉक गिरेगा आपको ज्यादा जो है वो स्टॉक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा कि बैंक में जो भी स्टॉक्स आप खरीद रहे हो उनको आप रेगुलरली ट्रेस करो, उनके फाइनेंशियल्स देखो, ताकि आपको पता चले कि आप जहां पर इन्वेस्टेड हो वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है और वो ग्रो कर रही है दोस्तों। होपफुली ये जो उज्जीवन बैंक है ये डेफिनेटली आगे बड़ा करेगा और जो भी इसके इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है खास करके, वो अच्छा खासा मोटा पैसा बनाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों उज्जीवन फाइनेंस बैंक के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड वेरी मच।